हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पर। चलिए आज से हम करेंगे हमारा हिस्ट्री डोमेन सीईटी 2024 के लिए प्रिपरेशन। यह हमारा फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर 1 ऑफ हिस्ट्री, क्लास 12, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स के बारे में। माई सेल्फ पुष्पेंद्र सिंह, आई एम योर मेंटर फॉर हिस्ट्री डोमेन। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पीवाईक्यूज आज हम करेंगे और उनके साथ साथ उनके नोट्स भी दिखेंगे, और वो जो नोट्स होंगे कहीं ना कहीं वो आपके एज आ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी वन लाइनर आ सकते हैं। लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। आई होप आपको ये पसंद आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको मैच करना है। एक बार आप लोग इसको करके ट्राई कीजिए कि कैसे ये होने वाला है। तो इसमें वैसे आंसर तो यहाँ पर दिखा दिया है, लेकिन ठीक है। वाटर रिजर्वियर, तो वाटर सबसे पहला पॉइंट आता है कि वाटर रिजर्व आपको कहाँ पर मिला है। तो वाटर रिजर्व आपको कहाँ पे मिला है ये आपको बताना है। इसके बाद देन ग्रेट बात, ये काफ़ी इजी आपके पास आ गया कि हाँ आपको ऑप्शन से करना है तो आप कैसे करेंगे। ग्रेट बात कहाँ मिला है आपको? मोहनजोदारो में। कहाँ पर मिला है? मोहनजोदारो में। तो आप ग्रेट बात को मोहनजोदारो से जोड़ेंगे तो बी का थर्ड आपको देखना है। बी का थर्ड सिर्फ इन दोनों ऑप्शंस में है। अब बाकी के ऑप्शंस ऑलरेडी कट कर जाते हैं। ओमान और प्लो फील्ड आपने पढ़ा होगा, तो इनमें से आपको कौन सा लग रहा है? देखिए वाटर रिजर्व भी एक इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए, और ओमान को मगन के नाम से जाना जाता है। अगर आपने हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ा होगा तो उसके नोट्स में ही ऑलरेडी दिया गया है कि मगन को ही क्या कहा जाता है? मगन को ही ओमान कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। अगर आपको ये पता होता तो आप बहुत इजीली ये सवाल कर सकते हैं। सी का 1 सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है, तो यही आंसर होने वाला है। ठीक है बच्चों, और वाटर रिजर्व आप क्या कहेंगे? वाटर रिजर्व कहाँ से है? डोलावीरा में मिलता है। डोलावीरा में। प्लो फील्ड कहाँ मिलती है? प्लो फील्ड आपको कालीबंगन में देखने को मिलेंगी। कालीबंगन में और क्या देखने को मिलता है? बैंगल्स। ये एक इंपॉर्टेंट है, बैंगल्स। ठीक है। मोहनजोदारो को और क्या कहा जाता है? डेड ऑफ द माउंट्स। डेड ऑफ द माउंट्स, अगर ये सवाल आ जाता है तो। चलिए, और मोस्ट पॉपुलर साइट कौन सी है? यही है मोस्ट पॉपुलर साइट। कौन सी है आपकी? मोहनजोदारो। ठीक है। ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट कह सकते हो या फिर फर्स्ट साइट कौन सी थी आपकी? हड़प्पा। कौन सी साइट थी? हड़प्पा। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लेट्स बिगिन। अब देखिए, अगर आपने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से रीड करा तो आपको इसका आंसर देने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए एनसीईआरटी का 6.2, ये मैंने एनसीईआरटी की बुक से ही लिया है। 6.2 इसमें क्लियरली लिखा हुआ है। देखिए एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए था कि मेसोपोटामियन टेक्स्ट डेटेबल टू द थर्ड मिलेनियम बीसीई रेफर टू कॉपर कमिंग फ्रॉम अ रीजन कॉल्ड मेगान परहैप्स अ नेम फॉर ओमान। तो ये आपको बच्चा अगर पता होता तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं था। वेरी इजीली आप इसको सॉल्व कर ले जाते। ये पॉइंट कहाँ से आया? कॉन्टैक्ट विथ डिस्टेंट लैंड्स। तो चलिए थोड़ा सा इसको भी हम नोट्स के फॉर्म में रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट्स विथ डिस्टेंट फॉर्म्स में 7 पॉइंट आपको याद करना है। 7 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद करना है। इसमें से 7 क्वेश्चन ही बन सकते हैं। ट्रेड रिलेशन विद द वर्ल्ड। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आर्कोलॉजिकल फाइंड सजेस्ट द हड़प्पन मेंटेन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के बारे में आए तो कहीं ना कहीं ये आपको अंदाजा लगाना है कि हाँ हड़प्पा ने इस चीज को मेंटेन किया था। ठीक है। और उसके बाद ये आपको कैसे पता लगता है कि हाँ लॉन्ग डिस्टेंस उन्होंने किया था? सील्स के थ्रू पता लगता है, वेट्स के थ्रू पता लगता है, डाइस के थ्रू पता लगता है, और बीड्स के थ्रू। अब सील्स का मैं आपको एग्जांपल दे दूं। अगर आपका सील्स एग्जांपल लेना है तो समझ लीजिए यहाँ पर है आपका हड़प्पा। ठीक है। और यहाँ पर आपका आ जाता है, समझ लीजिए मगन या फिर ओमान। ठीक है। अब इनका अगर ट्रेड होना है तो ये ट्रेड अगर करते हैं बेटा, तो जैसे कोई भी सामान है, ये समझ लीजिए एक पार्सल है, तो इसको पार्सल को पहले पूरा पैक किया जाएगा और उसके ऊपर एक सील लगी होगी। ठीक है। उस सील में कुछ लिखा होगा उसके ओनर का, और देन वही चीज़ डिटेल्स कुछ लिखी होंगी छोटी मोटी, तो वो आगे डिटेल्स जाएंगी। और जब यहाँ का जो ट्रेडर होगा वो उसको रिसीव करेगा, अगर वो सील ओपनड नहीं है तो आपको ये लग जाएगा कि हाँ उसके साथ टैंपर नहीं किया गया है पूरे ट्रेड के दौरान। और इस तरह कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होता था। ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका कहता है कि आप जो ट्रेड कॉन्टेक्ट्स थे कहाँ तक थे? कहीं ना कहीं ओमान पेनिनसुलर जो है वहां तक रहे हैं। ठीक है। केमिकल के एनालिसिस जब करा गया तो वहां से क्या मिलता है कि ओमानी कॉपर एंड हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स हैव ट्रेसेस ऑफ निकल। किसके ट्रेस मिलते हैं? निकल के, जो कि एक कॉमन ओरिजिन होता है। ठीक है। वी सजेस्ट अ कॉमन ओरिजिन। फिफ्थ पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है? देयर आर सिमिलैरिटीज बिटवीन सर्टेन अदर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स फाउंड एट दिस साइट। तो यहां ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है।
सिक्स पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, हरप्पन जार्स कोटेड विद अ थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले, कहाँ पर मिलते हैं वो? ओमान में मिलते हैं। हरप्पन जार्स ओमान में आपको देखने को मिलते हैं, और उनके वो कैसे, थिक लेयर ऑफ उनके ऊपर कौन सी है? क्ले की है, ठीक है, ब्लैक क्ले। सेवन्थ पॉइंट कहता है कि मेसोपोटामिया का टेक्स्ट जो है, उनकी किताबें वहां पर लिखता है कि आपका किसी ना किसी रीजन्स के साथ कांटेक्ट रहा है। वो रीजन क्या था? दिल्मू, जिसको आप कह सकते हैं बहरीन, ठीक है। तो ये कहाँ से आपको पता लगता है? मेसोपोटामियन टेक्स्ट से पता लगता है। तो दिल्मू को आप क्या कहते हैं? दिल्मू। दिल्मू रीजन को आप क्या कह सकते हैं अगर सवाल आ गया तो? बहरीन। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मगन एंड मेलुआ, पॉसिबली द मेलुआ का, मेलुआ किसका नाम कहा जाता है? हड़प्पा को ही मेलुआ के नाम से मेसोपोटामियन टेक्स्ट में जाना जाता था, मेलुआ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है? हड़प्पा पीपल वर नॉट फैमिलियर विथ वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल। तो ऐसा कौन सा मेटल है जो हड़प्पा पीपल को नहीं पता था? तो हड़प्पा पीपल को कौन सा मेटल नहीं पता था? तो गोल्ड के बहुत सारे रिमेन्स और ज्वेलरीज मिलती है, ज्वेलरीज मिलती है, तो ये तो वहां पर यूज में था, ठीक है। और ये रेयर माना जा सकता है, रेयर था। तो आज के ज़माने में, आज के डेट में भी आप देख सकते हैं गोल्ड बहुत रेयर है। पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज्वेलरी माना जाता था, ठीक है, लग्जरियस। तो इसमें अगर आप आपने पढ़ा होगा तो इसमें दिख जाएगा कि हाँ, लग्जरियस था। उसके बाद फिर ब्रॉन्ज का भी मिलता है, और कॉपर का तो बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो आपको एक चीज़ नहीं मिलती जो है आयरन, ठीक है। आयरन वॉज अननोन, आयरन वॉज अननोन, आयरन वॉज अननोन टू किसको? टू हड़प्पन पीपल। तो इन लोगों को ये चीज़ें नहीं पता था कि हाँ, आयरन यहाँ पर है या नहीं है, ठीक। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन मूविंग ऑन, उसके बाद अगर हम देखें तो ये आपको एनसीईआरटी में कहाँ मिलेगा? एनसीईआरटी में ये कहाँ मिल सकता है, ये हम देखते हैं। तो एनसीईआरटी का ये है पॉइंट, टॉपिक नंबर 5, इसमें आता है फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो इसमें आता है, देखिए ये पॉइंट आता है, मेटल्स लाइक कॉपर, मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड, ये तीनों मेटल एक साथ आपको यहाँ पर इस लाइन में दिख गए। तो आपको कहीं ना कहीं ये बेसिक आइडिया लग गया कि हाँ, यहाँ पर ये ऑलरेडी ये मेटल्स नोन थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपके लिए वैली इजी हो जाता है कि हाँ, आपको कैसे सॉल्व करना है। हर चीज़ आपको कहीं ना कहीं एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है काफ़ी अच्छे से। और अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन के। इसके 4 टॉपिक्स इसको दिए गए हैं। मैं अभी आपको 2 टॉपिक यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी के 2 टॉपिक मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा। सबसे पहला पॉइंट आता है रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो इसमें आपको क्या क्या, देखिए यहाँ पर द वैरायटी ऑफ मटेरियल्स यूज टू मेक बीड्स वर रिमार्केबल। और कौन कौन से स्टोन्स? लाइक कार्नेलियन, ठीक है, कार्नेलियन जिसका रेड कलर था, या फिर जेस्पर हो गया, जेस्पर के बाद क्रिस्टल क्वार्ट्ज एंड स्टीटाइट्स, ये यूज करे जाते थे स्टोन्स क्या बनाने के लिए? बीड्स बनाने के लिए। और मेटल्स आपको पता लग गया, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड, ठीक है। उसके बाद एंड शेल्स हो गया, फायंस एक मटेरियल हो गया, देन टेराकोटा और बर्न्ड क्ले, ये सारी चीज़ें यूज करी जाती थी बीड्स को बनाने के लिए, ये आपको याद रखना है। अब मेथड्स ऑफ मेकिंग क्राफ्ट बाय हड़प्पन्स। तो हड़प्पन्स लोग कैसे बनाते थे? समटाइम्स द बीड्स वर मेड अप ऑफ 2 और मोर स्टोन्स बाय सीमेंटिंग टुगेदर, वाइल सम ऑफ द सीमेंटिंग टुगेदर कैसे करते थे वो लोग? जिप्सम से, जिप्सम, ठीक है। सम ऑफ स्टोन्स विथ गोल्ड कैप्स, कहीं ना कहीं उसमें गोल्ड कैप्स भी लगाई जाती थी, ठीक है। और उनका शेप बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता था बीड्स का, कोई कई होती थी सिलेंड्रिकल, कई होती थी स्फेरिकल, कई होती थी बैरल शेप्ड, एंड कुछ सेगमेंटेड भी होते थे, ठीक है। तो अलग अलग, तो ये पॉइंट भी आपको इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा कि उनकी शेप्स क्या थी, तो आपको याद रखना है सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल एंड बैरल शेप्ड। थर्ड पॉइंट कहता है कि उनको डेकोरेट किया जाता था, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये याद रखना है कि डेकोरेटेड बाय पेंटिंग, और कईयों पे उन पे डिजाइंस भी होती थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दे मेड बैंगल्स लैडल्स आउट ऑफ शेल्स, तो इनसे ही फिर बैंगल्स वगैरह बनाया जाता था। इसी के आगे हमारा मेथड ऑफ मेकिंग क्राफ्ट में 3 पॉइंट और हम डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशल टूल्स वर यूज फॉर क्राफ्ट वर्क्स के लिए। ड्रिल्स कहाँ कहाँ मिलती हैं? चानुदारो में, लोथाल में, और मोस्ट रिसेंटली कहाँ पे? धोलावीरा में। स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 लाइनर आपसे पूछ लेगा कि स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स कहाँ कहाँ मिली हैं? चानुदारो, लोथाल एंड धोलावीरा। देन आता है आपका मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट्स, आपको कहाँ कहाँ आपने देखा है कि हाँ, ये सेंटर्स थे जहाँ बनाया जाता था। तो शेल ऑब्जेक्ट्स के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागेश्वर एंड
बालाकोट, नागेश्वर एंड बालाकोट। चानुदारो को क्या क्या काम था? चानुदारो, और चानुदारो को कह सकते हैं सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। यहाँ पर क्या क्या स्पेशलाइजेशन थी? बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग और वेट मेकिंग। ये सारी चीज़ें कहाँ होती थी? चानुदारो में। मूविंग फर्दर, तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है द फॉलोइंग डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्टार्टेड टू फॉलो स्टैटिग्राफी। स्टैटिग्राफी क्या होती थी मैं आपको बता दूंगा अभी। इन एक्सकवेशन वर्क रेदर देन डिगिंग मैकेनिकली अलॉन्ग विथ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो स्टैटिग्राफी पहले हम देख लेते हैं क्या होता था। स्ट्रैटिग्राफी बचा होता था कि आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, दो लेयर्स थी, जैसे सॉइल इरोजन होता था या फिर कुछ भी होता था, तो एक के ऊपर एक लेयर जम जाती थी। तो अगर कोई भी आर्टिफैक्ट्स रखा गया है या कुछ भी रखा गया है तो अलग अलग लेयर्स में रखा रहेगा, ठीक है। तो स्ट्रैटिग्राफी से आपको पता लगता था कि नीचे वाली लेयर में जो है हम उसको अलग से स्टडी करेंगे, देन उसके ऊपर अलग से, देन उसके ऊपर अलग से। तो आप ये बता सकते हैं कि हाँ, जो सबसे ऊपर होगा कहीं ना कहीं वो न्यूएस्ट होगा, ठीक है, और जो सबसे नीचे आपको कुछ मिलेगा तो वो ओल्डेस्ट होगा। तो ये काफ़ी एक फ़ायदेदार था स्ट्रैटिग्राफी, ठीक है। तो स्ट्रैटिग्राफी के बारे में क्वेश्चन ये है कि स्ट्रैटिग्राफी को यूज़ करने के लिए कौन था वो डायरेक्टर जनरल जिसने ये सजेस्ट किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा REM व्हीलर, REM व्हीलर। इससे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम थे। तो कनिंघम का मानना ये था कि नहीं नहीं, हम मतलब उस चीज़ को, स्ट्रैटिग्राफी को उन्होंने कभी यूज़ नहीं करा था, ठीक है। उन्होंने यूनिफॉर्मली सारे लेयर्स को एक साथ ही लिया था कि अगर यहाँ से तो इसको एक साथ ले लिया, इसको एक साथ ले लिया, तो इससे हम पता नहीं लगा सकते थे उसका टाइम। लेकिन ये सॉल्यूशन किसने दिया? REM व्हीलर ने दिया। तो इसका आंसर भी आप NCERT की किताब में आप आराम से पा जाएंगे। NCERT का पहला ही पॉइंट है 10.3 में, 10.3 में टॉपिक है न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस। न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस में पहला लाइन अगर मैं पढ़ूँ, इट वाज REM व्हीलर आफ्टर ही टुक ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI 1944। कौन से साल में इनको ASI का बनाया गया? डायरेक्टर जनरल 1944 में। हु रेक्टिफाइड दिस प्रॉब्लम? रिकॉग्नाइज इट वाज नेसेसरी टू फॉलो स्ट्रैटिग्राफी ऑफ द माउंड, ठीक है, स्ट्रैटिग्राफी ऑफ द माउंड। ये किसने बोला था? ये बोला था REM व्हीलर ने, REM व्हीलर ने। REM व्हीलर ने कौन से साल में एज अ डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए थे? 1944 में, 1944 में। चलिए मूविंग फर्दर, इसके कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं। डिफरेंट मेथड्स एडेप्टेड बाय मार्शल एंड व्हीलर इन रिकंस्ट्रक्टिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं, इसको मैं एक बार अच्छे से डिस्कस कर देता हूँ। दयाराम साहनी एंड रखलदास बनर्जी, तो ये दोनों एक्सकवेटर्स थे, किसके किसके? हड़प्पा और मोहनजोदारो के। इन्होंने भी कुछ सिमिलर सील्स को फाइंड किया था। कहाँ पर? हड़प्पा और मोहनजोदारो में। बेस्ड ऑन दिस फाइंडिंग्स 1924 में जॉन मार्शल जो थे उस समय DGI थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, ठीक है, अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन। कौन से साल में हुआ था इसका अनाउंसमेंट? 1924 में, एज इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये किसने किया था अनाउंस? जॉन मार्शल ने किया था। किसने किया था? जॉन मार्शल ने। तीसरा पॉइंट कहता है द मार्शल टेंडेड टू एक्सकवेट अलॉन्ग रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स मेजर्ड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द माउंट इग्नोरिंग द स्ट्रैटिग्राफी ऑफ द साइट। तो ये किसने? मार्शल ने इग्नोर किया था कि आपको वो चीज़ें देखना होगा स्ट्रैटिग्राफी को। उन्होंने पूरा लेयर वाइज, मैंने यहाँ पीछे थोड़ा सा कनिंघम का नेम ले लिया था, लेकिन वो कौन थे? वो थे मार्शल, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि वो मार्शल थे। मैंने आपको यहाँ पीछे बताया कि अलेक्जेंडर कनिंघम थे, नहीं, वो कौन थे? मार्शल थे, जिन्होंने ये बोला था कि आपको सीधा लेयर वाइज जाना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देन दिस मीन दैट ऑल द, फोर्थ पॉइंट कहता है कि उसके कारण क्या होगा बेटा कि स्ट्रैटिग्राफी आपको लेयर वाइज नहीं पता लगेगा। आप क्या होगा कि बेसिकली आप टाइम फ्रेम को नहीं जान पाओगे, ये प्रॉब्लम एक आया, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में कहीं ना कहीं REM व्हीलर ने उस प्रॉब्लम को पहचाना एंड ही रिकॉग्नाइज दैट इट वाज नेसेसरी टू फॉलो द स्ट्रैटिग्राफी एंड इट वाज नेसेसरी टू फॉलो द स्ट्रैटिग्राफी ऑफ द माउंड rather than digging mechanically along horizontal lines। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है वेट्स इन इंडस वैली सिविलाइजेशन इज यूजुअली मेड अप ऑफ स्टोन कॉल्ड।
तो स्टोन का क्या नाम था, वेट जो वेट्स बनाए जाते थे, ये आपने टॉपिक पढ़ा होगा, वेट्स पर पूरा टॉपिक है। और वेट्स को बनाने के लिए स्टोन, जिस स्टोन का यूज़ करा जाता था उसको क्या कहा जाता था, तो फायांस, कॉपर, स्टेटाइट, कुछ भी नहीं है, चर्ट इसको बोल सकते हैं, फिर कर्ट, अगर मैं इसको कर्ट बोलूँ तो ये कर्ट हो जाएगा, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा चर्ट या कर्ट, तो अगर हम इसको कर्ट बोले तो ये आंसर इसका हो जाएगा, राइट आंसर कर्ट बोलते थे। अब ये भी बहुत ईजिली आपको, यह टॉपिक नंबर 7.3 जो है वेट्स पर, अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है कर्ट। एक्सचेंजेस वर रेगुलेटेड बाय प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स यूजुअली मेड अप ऑफ स्टोन कॉल्ड चर्ट। काफ़ी आसान सवाल, ये एनसीईआरटी की किताब से ही डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपके आया हुआ है। तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, एनसीईआरटी के जो भी सवाल आते हैं वो आपको रेगुलरली करने हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या है, चर्ट। अब इसका थोड़ा बहुत देख लेते हैं। वेट्स में 2 पॉइंट मैंने आपको बताया। पहला, द एक्सचेंजेस वर रेगुलेटेड बाय प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स यूजिंग अ स्टोन कॉल्ड चर्ट, अ काइंड ऑफ स्टोन जनरली क्यूबिकल विथ नो मार्किंग्स। दूसरा पॉइंट है, लोअर डिनोमिनेशन ऑफ वेट्स, 2 तरह के वेट्स को किया जाता था। देखिए, अगर वेट्स हैं तो उनको 2 तरीके से नापा जाता था। अगर जो छोटे हैं तो उनको बाइनरी सिस्टम के थ्रू, अगर वो हाइयर डिनोमिनेशन के हैं तो उनको डेसिमल सिस्टम के थ्रू, ठीक है। ये आपको दोनों याद रखना है पॉइंट्स। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन जनरल ऑफ द आर्कोलॉजिकल सर्वे। तो ही वॉज द फर्स्ट इंडियन जनरल ऑफ द आर्कोलॉजिकल सर्वे कौन था, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम वॉज द फर्स्ट इंडियन जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे। ये पॉइंट आपको कहाँ दिया गया है, 10.1 में। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा है तो एनसीईआरटी की ही किताब में आपको 10.1 में जो लाइन पहले लिखी है, इसी में लिखा गया है, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई। वेरी इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते थे। व्हेन कनिंघम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई बिगेन आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस इन द मिड 19th सेंचुरी, आर्कियोलॉजिकल प्रेफर टू यूज रिटन वर्ड्स। तो ये देखिए, यहाँ से आपको पता लग जाएगा। चलिए, अब हम थोड़ा ये पॉइंट पूरा समझ लेते हैं कि हाँ, कनिंघम एंड हिज कन्फ्यूजन्स क्या क्या थी, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको 11 पॉइंट्स में चीज़ें समझाई हैं, सारी देख लेते हैं। पहला पॉइंट ये था कि कनिंघम वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, जो कि आपने अभी क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी कहा जाता था। ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आ सकता है, इसको आप मार्क कर लीजिए। जितने आपको स्टार्स लगाने लगा लीजिए। फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसको कहा गया है, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी कहा गया है कनिंघम को। कनिंघम को फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसको कहा गया है, कनिंघम को। ही बिगेन आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन इन मिड 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में ही इन्होंने आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशंस को स्टार्ट किया था। इनका मेन इंटरेस्ट क्या था, ये आई वॉज इन आर्कोलॉजी, कहाँ से कहाँ तक, अर्ली, देखिए, अर्ली हिस्ट्री फ्रॉम द 6th सेंचुरी BCE टू द 4th सेंचुरी CE, और उसके बाद के पीरियड। और इन्होंने ही यूज द अकाउंट्स लेफ्ट बाय चाइनीज, जो पिलग्रिम्स थे पीछे वो आए थे, तो उनका जो भी अकाउंट्स था रिमेनिंग, उन्होंने उसी का यूज़ किया और फिर उसके बाद उसको स्टडी किया था, ठीक है। ही कलेक्टेड, डॉक्यूमेंटेड एंड ट्रांसलेटेड इंस्क्रिप्शंस फाउंड ड्यूरिंग हिज सर्वेस। साइट्स लाइक हड़प्पा डिड नॉट फिट वेल हिज एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो हड़प्पा को उन्होंने ज़्यादा अच्छे से नहीं स्टडी किया था, ठीक है, मतलब यही पॉइंट है। 7th पॉइंट है, ऑल्दो हड़प्पन आर्टिफिकेट्स वर found in the 19th century and some of these reached Cunningham, but he did not realize how old these were and they were not part of the itinerary, मतलब होता है जर्नी, ठीक है, जर्नी ऑफ द चाइनीज पिलग्रिम्स, एंड was not known as an early historic city. An Englishman gave the Harappan seal. हरप्पन सील किसने दिया था, एक इंग्लिशमैन ने, किसको, कनिंघम को। 10th पॉइंट, but he was unable to place it in the time frame. टाइम फ्रेम कनिंघम नहीं क्लियर कर पाए कि हाँ यार वो टाइम फ्रेम क्या रहने वाला है। विच ही वॉज वेरी मच सिमिलर, ही थॉट दैट द इंडियन हिस्ट्री बिगेन विद द फर्स्ट सिटीज इन द गंगा वैली, सो इट इज अज्यूम दैट ही मिस द सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पा। कौन, कनिंघम, ठीक है। एंड कनिंघम वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। चलिए, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है, सम ऑफ द हड़प्पन सिटीज वर स्पेशलाइज्ड सेंटर्स फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट्स लाइक बैंगल्स, लैडल्स, inlays which were taken to other settlements. Which of the following were such specialized centers?
तो इसको मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करा है कि शेल ऑब्जेक्ट्स कहाँ कहाँ आपको देखने को मिली हैं, ठीक है। तो कालीबंगम में तो नहीं था, बैंगल्स वगैरह तो मिले थे, लेकिन ये आंसर इसका नहीं है। शेल ऑब्जेक्ट्स अगर देखा जाए तो नागेश्वर एंड बालाकोट, ये दो जगह है, नागेश्वर एंड बालाकोट, ये क्लियरली लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तभी मैंने इस पर क्लियरली मारा है, ठीक है आंसर। और इसके इसके ऑप्शन अभी आगे दिख जाएंगे, ये रहे आप इसके ऑप्शंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अगर देखा जाए तो नागेश्वर और बालाकोट, नागेश्वर और बालाकोट ये इसमें सी में, तो इसका आंसर सी था। अब ये कहाँ पे दिया हुआ है, एनसीईआरटी का, ये देखिए, ये एनसीईआरटी से ही मैंने डायरेक्टली उठाया है। और पीछे भी मैंने आपको ये कराया पॉइंट कि जो ट्रेड करते थे फॉरेन लैंड्स के साथ, ठीक है, तो वहाँ पर मैंने आपको ये सिखाया है, बताया है कि इफ़ यू लोकेट नागेश्वर एंड बालाकोट ऑन मैप, किया हो गया, बोथ सेटलमेंट्स आर नियर कोस्ट, दे आर स्पेशलाइज सेंटर फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग बैंगल्स, लैडल्स एंड इनलेस, तो ये हो गया। एंड एक पॉइंट और आप ले सकते हो, प्रोडक्ट्स सच एज बीड्स फ्रॉम चानुदारो वर टेकन टू लार्ज अर्बन सेंटर्स लाइक, बीड्स मेकिंग कहाँ चलती थी, चानुदारो और लोथल में, कहाँ ले जाते थे उसको, हरप्पा और मोहनजोदारो में। जो प्रीशियस लग्जेरियस ज्वेलरीज वगैरह ज़्यादातर कहाँ मिलती है, मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसी बड़ी बड़ी साइट्स में। चलिए अब ये दो पॉइंट और हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन में दो और चीज़ें हमारी रह गई थी, तो ये चीज़ें मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। हाउ सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन वर आइडेंटिफाइड बाय द आर्कोलॉजिस्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो स्ट्रेटजीज क्या क्या अपनाई जाती थी, पहला टू मेथड्स फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन, पहला दे स्टेब्लिश्ड सेटलमेंट्स इन नागेश्वर, बालाकोट एंड शोरतुगई, दे माइट हैव सेंट एक्सपेडिशंस टू एरियाज लाइक द खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान, जहाँ पर कॉपर बहुत ज़्यादा मिलता है, एंड साउथ इंडिया फॉर गोल्ड के लिए। नागेश्वर एंड बालाकोट वर एरियाज फॉर शेल। शोरतुगई इन फार ऑफ, ये किस लिए जाना जाता था शोरतुगई, ये आपको याद रखना है, लापिस लजूली, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में आता है, इसके जितने भी स्टार और मार सको मार लीजिए। शोरतुगई, लापिस लजूली, एंड लोथल, लोथल विच वॉज द नियर सोर्सेज ऑफ कार्नेलियन स्टेटाइट फ्रॉम साउथ राजस्थान। स्टेटाइट कहाँ से आता था, स्टेटाइट साउथ राजस्थान से, एंड नॉर्थ गुजरात, एंड मेटल फ्रॉम राजस्थान, मेटल कहाँ से आते थे, राजस्थान से। तो ये सोर्सेज हैं कुछ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए ज़रूरी है। एक्सपेडिशंस टू खेतरी इन साउथ इंडिया एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन विद द लोकल कम्युनिटीज़। चलिए मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, अरेंज द पीरियड्स ऑफ आर्कोलॉजी ऑफ इंडियन ह्यूमन हिस्ट्री इन करेक्ट ऑर्डर। तो ये कहीं ना कहीं एक जनरल टाइप क्वेश्चन आपका आया था, और ऐसा अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो काफ़ी इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे देखा जाए कि स्टोन एज, और ये आपको पता होना चाहिए कि स्टोन एज कहीं ना कहीं जो आई थी, स्टोन एज के बाद ही कॉपर एज आएगी, और कॉपर एज के बाद ही आयरन एज आएगी, क्योंकि हड़प्पन का सिविलाइजेशन यहाँ पे था और इससे पहले बाकी यहाँ पे थे। तो अगर हम स्टोन एज को लगाएं, स्टोन, ये न्यू स्टोन हो गया, ये मिडल स्टोन हो गया, ठीक है, तो न्यू स्टोन और सी और ए इधर आ गया, उसके बाद फिर इधर आता है हमारा अर्ली आयरन पीरियड, यहाँ पर कॉपर स्टोन में कॉपर एज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो कॉपर इधर डी, डी के बाद बी, और पैलियोलिथिक मतलब बहुत स्टार्टिंग, पैलियोलिथिक हो जाएगा ई। तो इस तरह का कुछ हमारा बन रहा है ये, और ये हमारा होता है, तो देख लेते हैं ई सी ए तो कहीं नहीं है, लेकिन हाँ डी बी ई सी ए, तो ये हो सकता है कि हाँ ये दोनों हमने देखा स्टोन एज थे। अगर न्यू और मिडल देख लें तो उसको लाइंस लगाएंगे तो यही बन रहा है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ई ए सी डी बी, ई ए सी डी बी। सी और ए क्या है, सी है हमारा न्यू स्टोन और मिडल स्टोन, तो मिडल पहले आएगा देन न्यू आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। इसको बेसिक आप अगर देखेंगे तो आप बहुत ईजिली इसको दे सकते थे आंसर, तो इसके लिए मैंने कोई नोट्स नहीं दिया है क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, विच ऑफ दीज आर करेक्ट। ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे है, क्योंकि इसमें आपको बुक्स पूछ लिया है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हाँ आपको ये बुक, मेरे माइंड में भी थी का कि ये बुक किसने लिखा है, अंडरस्टैंडिंग हड़प्पा, किसने लिखा है, शरीन रत्नागर, किसने लिखा था, अंडरस्टैंडिंग हड़प्पा, शरीन रत्नागर ने। तो ये ई वाला तो ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, और बाकी ये कट जाता है, ये कट जाता है। अब आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं, सी और डी, तो इसका आंसर क्या होगा, कहीं ना कहीं इसका आंसर अगर देखा जाए तो सी इज़ रॉन्ग, क्योंकि आर एम व्हीलर ने कल्चर्ड सिविलाइजेशन नहीं लिखा था, बाकी और आपका सब कुछ करेक्ट है।
उस हिसाब से आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये वाला ए बी डी ई, ए बी डी ई। तो अर्ली इंडस सिविलाइजेशन किसने लिखा था, अर्नेस्ट मैके ने। ओरिजिन्स ऑफ सिविलाइजेशन किसने किया था, रेमंड एंड ब्रिजिट ऑलचिन, ठीक है, ऑलचिन। उसके बाद इंडस सिविलाइजेशन, द इंडस सिविलाइजेशन पोसाइल है, जीएल पोसाइल। अंडरस्टैंडिंग हड़प्पा, शरीन भटनागर। और इसका अगर आपको देखना हो तो एनसीईआरटी में कहाँ मिलेगा, इसका एनसीईआरटी में देखिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए रहता है क्योंकि एनसीईआरटी का हर एक कोना, उसमें जो भी लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तीनों बुकों के नाम आपको दिए गए हैं। इफ़ यू वुड लाइक टू नो मोर देन रीड दीज बुक्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि अगर जिस बच्चे ने अच्छे से नहीं रीड करा उसको ये आंसर देने में डिफिकल्टी आती। श्रीन भटनागर, रत्नागर, अंडरस्टैंडिंग हड़प्पा, जीएल पोसाइल, द इंडस सिविलाइजेशन, रेमंड एंड ब्रिजिट, ओरिजिन्स ऑफ द सिविलाइजेशन। तो ये काफ़ी आसान सवाल हो जाता है उस हिसाब से जिसने अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ा है। और ये सारे PYQs हैं जो लास्ट ईयर से या फिर उनसे लास्ट ईयर्स में आए हुए सवाल से। चलिए मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। आज हम 10 क्वेश्चन तक करेंगे अपना पूरा कंप्लीट। हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट ट्रेस द सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस इन हड़प्पन सोसाइटी। हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट ट्रेस सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस। तो सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस के लिए पूरा पूरा एक एनसीईआरटी में टॉपिक दिया गया है और उसी से आपको तुरंत वेरी इजीली आप बरियल्स, क्योंकि बरियल्स के नाम से ही वो टॉपिक है, तो जिसने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी है वो बहुत इजीली आंसर दे देगा, बरियल्स इसका आंसर होगा। और ये रहा आपका एनसीईआरटी। फोर्थ पॉइंट जो ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस में पहला कहता है बरियल्स। आर्कियोलॉजिस्ट जनरली सर्टेन स्ट्रेटजीज टू फाइंड आउट वेदर देयर वर सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस, ठीक है। और इसी तरह आप ये देख सकते हैं एनसीईआरटी का ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी है कि हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट ट्रेस सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस इन हड़प्पन सोसाइटी। और आपका क्वेश्चन क्या है, सेम यही क्वेश्चन आपको दिया गया है, बस यहाँ पर ऑप्शंस की फॉर्म में दे दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी का कुछ भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो इमेज हो, इमेज में अगर ये भी दिखाया गया है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए ये टॉपिक थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसमें 7 पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, स्ट्रेटजीज टू फाइंड सोशल डिफरेंसेस। तो स्टडिंग बरियल्स, अब बरियल्स के बारे में आप पढ़ोगे, इसमें मैंने बरियल्स ही कवर किया है और 7 पॉइंट्स हैं। तो स्ट्रेटजीज टू एनालाइज सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस अमंग पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर कल्चर इंक्लूड। अगर किसी भी कल्चर में कोई रह रहा है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ होता है उनका बरियल्स की प्रैक्टिसेस क्या थी, कि उनको दफनाया कैसे जाता था। तो उसके थ्रू आप बहुत ईजिली सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस को समझ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमारा आता है एट बरियल्स इन हड़प्पन साइट्स द डेड वर जनरली लेड इन पिट्स। तो कहीं ना कहीं हड़प्पन साइट्स में उनको गड्ढे में डाल दिया जाता था, ठीक है, गड्ढे में डाल के मतलब उनको फिर पिट्स में दफनाया जाता था। तीसरा पॉइंट क्या है, सम ऑफ द पिट्स वर लाइंड बाय ब्रिक्स से। फोर्थ पॉइंट है सम ऑफ द बरियल्स कंटेन ऑर्नामेंट्स, पॉटरी मे बी बिलीव दैट दीज थिंग्स आफ्टर लाइफ का, ये दिखाता है इंडिकेट करने के थोड़ा बहुत आफ्टर लाइफ को भी हड़प्पन लोग बिलीव करते थे, लेकिन इन जनरल ऐसा कहीं नहीं था कि वो लोग प्रीशियस थिंग्स को उनके साथ रखें, तो ऐसा बिलीव उनके अंदर नहीं था कहीं से भी। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, इन सम इंस्टेंसेस द डेड वर बरीड विद कॉपर मिरर्स, तो कॉपर मिरर के साथ भी रखा गया है। और सिक्स पॉइंट कहता है ज्वेलरीज वर फाउंड इन बोथ मैन एंड वुमेन बरियल्स विच मीन दैट दे बोथ मैन एंड वुमेन यूज्ड ऑर्नामेंट्स, तो ऑर्नामेंट्स को ये दोनों यूज करते थे। इन जनरल आप ये कह सकते हो कि हड़प्पन्स नेवर बिलीव्ड इन बरिंग प्रीशियस आइटम्स विद द डेथ, ये एक पॉइंट था इंपॉर्टेंट। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है मैच विद द लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हमें मैच करना है। तो ट्रेसेस ऑफ कैनाल, अब ट्रेसेस ऑफ कैनाल, तो ट्रेसेस ऑफ कैनाल आपको कहाँ मिलता है, कॉपर मिरर कहाँ मिलता है, लैंड ऑफ सी फेयर किसको कहा गया है और ग्रेट बाथ किसको गया है। तो यहाँ से दो बहुत ईजी, 2-3 सारी ऑलमोस्ट ईजी मुझे तो दिख रहे हैं, लेकिन हाँ मैं आपको हिंट दूँ तो मेलुआ आपको मैंने पढ़ा रखा है कि मेलुआ किसको कहा जाता है, मेलुआ कहा जाता था हड़प्पन सिविलाइजेशन को, ठीक है। तो उनको लैंड ऑफ सी फेयर के नाम से भी जाना गया मेलुआस को। तो सी का कहीं ना कहीं 4 आएगा, सी का 4 यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो ये ऑप्शंस तो ऑलरेडी कट जाते हैं। बाकी ग्रेट बात एक और बहुत इजी, ग्रेट बात कहाँ मिलता है, डी का सेकंड इन दोनों में है, तो ये दोनों और कट जाते हैं, बचा क्या सिर्फ ए, तो आंसर इज 1, ठीक है। ए का थर्ड ट्रेसेस ऑफ कैनाल, ट्रेसेस ऑफ कैनाल आपको कहाँ मिलेगा, शोर तो गई में,
उसके बाद हमारा कॉपर मिरर आपको कहाँ मिलता है? कॉपर मिरर आपको मिलेगा, कॉपर मिरर आपको कहाँ मिलेगा? ओमान। ठीक है, बाकी आपको मैंने बता दिया। सी फेरर किसको कहा जाता था? मेलुआ पीपल को, क्योंकि बिलीव किया जाता है कि ओमान और हड़प्पन जो लोग थे उनके बीच कहीं ना कहीं सी ट्रेड होता था। ठीक है, सी के थ्रू भी ट्रेड वो करते थे। और इसका आंसर अगर आपको देखना है तो एक चीज़ ये आप देख सकते हैं, सी फेरर के बारे में आपकी किताब में ही बिल्कुल बताया गया है। ये मैंने आपके एनसीईआरटी की बुक का ही लिया है, एनसीईआरटी का बुक का ये पूरा पूरा मैंने आपको स्क्रीनशॉट यहाँ लगाया है। पॉइंट देखिए, आप पढ़िए। इट इज़ लाइकली दैट कम्युनिकेशन विद ओमान, बहरीन एंड मेसोपोटामिया वॉज बाय सी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और हो जाता है कि उनका जो कम्युनिकेशन था सी से था। मेसोपोटामियन टेक्स्ट रेफर टू मेलुआ एज द लैंड ऑफ सी फेयरर्स, मेलुआ एज द लैंड ऑफ सी फेयरर्स। और ये भी हमें यही पता लगता है कि मेलुआ सिविलाइजेशन कौन सी थी? हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। कैसे पता लगता है? मेसोपोटामियन टेक्स्ट के थ्रू, मेसोपोटामियन टेक्स्ट के थ्रू हमें ये चीज़ें क्लियर होती हैं। तो कॉन्टेक्ट विद द डिस्टेंट लैंड, एक बार ये हम थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि मैंने वैसे डिस्कस किया है, लेकिन हाँ एक बार और मैं देख लेता हूँ। आर्कोलॉजिस्ट फाइंड सजेस्ट दैट हड़प्पन मेंटेन लॉन्ग डिस्टेंस। द मेन सोर्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस क्या था? सील्स, वेट और ये सारी चीज़ें थी। एंड देन ओमान पेनिनसुला के साथ उनका कॉन्टेक्ट था। निकल के ट्रेसेस उनको मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं? ये ओमानी कॉपर एंड हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स में। ठीक है, आर्टिफैक्ट्स में ये निकल के ट्रेसेस मिलते हैं। देन आप ये कह सकते हैं कि देयर वर सिमिलैरिटीज बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। हड़प्पन जार कहाँ मिलता है? ओमान में मिलता है, जो कि ब्लैक क्ले से कोटेड था, ब्लैक क्ले से कोटेड था। मेसोपोटामियन टेक्स्ट क्या कहते हैं? मेलुआ को ही हड़प्पा कहती हैं। मगन किसको कहा गया है? मगन आपको कहा गया है ओमान को। और दिलमू किसको कहा गया है? बहरेन को। तो ये सारे कुछ नेम्स भी थे इनके इंपॉर्टेंट। तो आज के हमारे ये पूरे 10 क्वेश्चन हो गए हैं। एंड अगर आपको कोई डाउट है कुछ भी है तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर हमारा बैच वगैरह कुछ भी ज्वाइन करना है आपको, अगर हम ऑलरेडी सामर्थ बैच हमारा चल रहा है स्वीटी के लिए, तो अगर आपको स्वीटी बीए के लिए एडमिशन लेना है तो आप सामर्थ बैच में ले लीजिए। बाकी और भी हमारे सशक्त करके बैच चल रहे हैं, बाकी बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं आपके सब्जेक्ट के हिसाब से। आप इस पर मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा जो भी है। एंड ये हमारा यूट्यूब है, प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई डाउट है कुछ भी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स अ लॉट।